गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी। और आज के इस सेशन में, आज के इस लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं चैप्टर 1 क्लास 10 आपका ज्योग्राफी का जो हम लोग बुक प्रेफर कर रहे हैं वो मूल रूप से एनसीईआरटी बेस्ड होने वाला है। क्योंकि ये बिहार बोर्ड के लिए सेशन है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि बिहार बोर्ड में जितने भी कॉन्सेप्चुअल आपको नोटिस मिलने वाले हैं, जितने भी चीज़ें आपको पढ़ने हैं कॉन्सेप्ट, उसको हम लोग 1 बाय 1 यहाँ पर सबको कवर करेंगे A to Z। ठीक है, तो आज हम लोग चैप्टर लेकर आए हैं, वो है संसाधन विकास और उपयोग। चैप्टर 1 है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तो 4-5 दिन का लेक्चर है, ये आपका क्या हो जाएगा, चैप्टर एंड कर जाएगा। हालांकि हमें अलग अलग चैप्टर्स को स्टार्ट करने हैं, तो थोड़ा थोड़ा समय ले लेकर सबको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमको यहाँ पर सबसे पहले सोशल साइंस में जो हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर पकड़े हैं, संसाधन विकास और उपयोग, जो भी चीज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, जिस भी टॉपिक पर चर्चा करेंगे, आपका दायित्व बनता है, आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसको बहुत अच्छी तरीका से समझिएगा। जहां समस्या होगा, जहां प्रॉब्लम होगा, जहां आपको समझ में नहीं आएगा, वो बिंदु को आप हाईलाइट करके रखिए, उसको आप पूछिए, कमेंट सेक्शन में पूछिए। ठीक है, जब आप पूछिएगा तो हम उसको अगले वीडियो में कवर कर सकते हैं। ठीक है, पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसको पहले बता दें। हम सभी का कमेंट पढ़ते हैं, लगभग सभी का कमेंट पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, नाम क्या है, संसाधन विकास और उपयोग। संसाधन क्या है, इसका विकास कैसे हुआ और इसका क्या उपयोग है। ठीक है, ये आपको अभी हमारे पास जो बुक है वो अगर हम बात करें तो ये है आपका भारती भवन का है। ठीक है, भूगोल हाई स्कूल, तो ये आपके बिहार बोर्ड के लिए बहुत अच्छा है। और इधर से मत देखिएगा, ये ज़्यादा मायने नहीं रखता है, थोड़ा बड़ा कट गया है तो कोई बात नहीं। पहला चैप्टर है प्राकृतिक संसाधन। संसाधन में हम लोग संसाधन का परिचय जानेंगे, जल संसाधन, भूमि संसाधन। ठीक है, इसके बाद हम लोग वन्य संसाधन, खनिज संसाधन, सबको देखेंगे बारी बारी से। लेकिन इस पेज में, इस चैप्टर में जो पहला चैप्टर होने वाला है, इसमें केवल हम लोग ओवरव्यू देखेंगे। ठीक है, लेक्चर बहुत ज्यादा हो जाएगा, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल आया कि चैप्टर को भैया पढ़े, तो चैप्टर का नाम मिला हमको संसाधन। आखिर ये संसाधन क्या है। देखिए, हमारा काम था लिखने का, तो हमने पहले से ही लिख दिया है। हम आपको एक मौका देते रहे हैं, आप यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हट गया हूं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप अगर आप ले लीजिएगा, आप उसको क्या करिएगा, लिख लीजिएगा। जैसे ही आप लिख लीजिएगा तो आपके पास उस पेज का पूरा कंटेंट हो गया। ठीक है, और हम जो इस कंटेंट को फॉलो कर रहे हैं, इसमें से मैक्सिमम आपके एग्जाम में यूज होंगे। ठीक है, तो हम ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत किए कि संसाधन क्या है, तो हमारा काम है केवल हम समझाएंगे, आपका काम है कि आप उसको बैठकर उस बात को समझकर उसको नोट भी करिएगा, पॉइंट को भी नोट कीजिएगा। जो हो सकता है आपको अच्छा लगे, जो पॉइंट आपको समझ में आए, और जो नहीं आएगा वो आपको पूछना है। संसाधन क्या है, वे सभी पदार्थ, जितने भी पदार्थ हैं, जैसे कि मेरे पास ये मार्कर है, मैंने इसका उपयोग करके बोर्ड पर ये सारा चीज फंडामेंटल लिखा है, तो ये मार्कर मेरे लिए क्या है, संसाधन है। ये पुस्तक जिसका उपयोग करके मैं पढ़ा रहा हूं, ये पुस्तक क्या है, संसाधन है। ये ट्राइपॉड जिस पर मैंने मोबाइल को रखा है, वो क्या है, संसाधन है। ये मोबाइल जिससे आप कनेक्टेड जुड़े हुए हैं, वो क्या है, संसाधन है। ये बोर्ड जिस पर मैंने कंटेंट लिखा है, ये भी क्या है, संसाधन है। ऊपर पंखा चल रहा है जो कि अभी बंद पड़ा है आवाज की वजह से, तो जो पंखा है वो भी क्या है, संसाधन है। यानी कि वे सभी पदार्थ, ध्यान से समझिएगा, वे सभी पदार्थ जिनका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयोग में लाता है, संसाधन कहलाता है।
ज्यादा टिपिकल नहीं लेना है, बस यही पॉइंट को याद रखिए। संसाधन क्या है? तो वे सभी पदार्थ जिसका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयोग में लाता है, संसाधन कहलाता है। बात यहां तक समझ में आ रहा है? हम जिस चीज का उपयोग अपने आवश्यकता को पूरी करने के लिए ला रहे हैं, वो सभी क्या है? संसाधन। वो सभी के सभी क्या है? संसाधन। ठीक है, जैसे में अब देखो यहां पर कोयला लिखना था, कोयल लिखा गया, धन्यवाद। तो यहां पर हमको लिखा हुआ है कोयला, वन्य जीव, पहाड़, धरती, मानव, जंगल, या फिर जितने भी चीजें हैं जिसका मानव अपने लिए उपयोग में ला रहा है, बेंच, कलम, टीवी, पंखा इत्यादि, सब क्या है? संसाधन है। सब क्या है? संसाधन। तो पहला पॉइंट आपका संसाधन क्लियर है। संसाधन क्लियर है। हमको कोशिश ये करना है कि देखिए ऑनलाइन लेक्चर्स को भी हम ऑफलाइन की तरह ही डेडिकेटेड बना दें। आप समझिए कि जो ऑफलाइन में बच्चे पढ़ते हैं उनको क्या है, उनको एक डिफरेंस नजर आता है कि हम ऑनलाइन में भी पढ़ रहे हैं तो हमको ऑनलाइन में वो कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, वो पॉइंट नहीं मिल पा रहा है जो हमको ऑफलाइन में मिलता है। ऐसा नहीं, हम उस कमी को दूर करेंगे और हमारा दायित्व बनता है कि हम क्या करें, ऑनलाइन के माध्यम से भी हर एक बच्चे को वो कॉन्सेप्ट की गहराई तक पहुंचाए जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी लोग एकदम क्या करिए, कॉपी को, कलम को, किताब को सबको अपने पास रख लीजिए, किताब ओपन कर लीजिए। ठीक है, जब आप किताब पढ़ने आते हैं तो पहला पैराग्राफ आप पढ़ते हैं। वीडियो लंबा होगा, मैं मानता हूं वीडियो लंबा होगा, और वीडियो जितना लंबा होगा उससे हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपको समझ में आनी चाहिए। बात समझ में आया? हमको कोई आपत्ति नहीं है कि वीडियो कितना लंबा होगा, लेकिन आपको ये मतलब होना चाहिए कि वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। स्किप करके देखिएगा, स्किप करने से क्या होगा, कॉन्सेप्ट भी आपका स्किप कर जाएगा। बढ़िया से देखिए और आप लोग बढ़िया से समझिए। आप जब बुक निकाले तो आपका काम क्या है? आपका काम है स्वाध्याय, मतलब पढ़ना। तो आपने पढ़ा कि प्रकृति के वे सभी पदार्थ या वस्तुएं जो मानव जीवन की परिसंपत्ति बन जाते हैं। अब देखिए, मानव जीवन की परिसंपत्ति, यहां पर जगह नहीं है, ऐसा नहीं है, जगह हम बना लेंगे, लेकिन आप लोगों को समझाना है तो आप बुक में हाईलाइट करिए परिसंपत्ति, एसेट। एसेट क्या है? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो भी चीज हमारे पास है, ये कुर्सी हमारे पास है, ये बोर्ड हमारे पास है, जिसका उपयोग हम अपने आवश्यकता के लिए कर सकते हैं, वही हमारा एसेट है। जैसे कि एक व्यापारी पहला बार सोचा कि हम कोई दुकान खोलते हैं। मतलब मान लीजिए सपोज दैट मैं कोई व्यक्ति हूं, मैं गया बाजार, मैं सोचा कि एक दुकान खरीदता हूं, वो दुकान खोलता हूं, इसमें मैं किराना का सामान रखूंगा। मैंने सोचा कि मैं किराने का सामान रखूंगा तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास क्या है, तो मेरे पास पूंजी है, मैं 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया लगाऊंगा। ठीक है, दुकान में मैं जब 1 लाख रुपया लगाऊंगा तो वो 1 लाख रुपया क्या हुआ, जो मैं निवेश कर रहा हूं वो क्या हुआ, एसेट हुआ, वो मेरा कैपिटल है। अब आएंगे कि जब हमने निवेश किया तो हमारा जो सामान हम लेकर आए, जो हम रखे अपने गोडाउन में रखे या दुकान में रखे, वो क्या है, एसेट है। वो क्या है, एसेट है। दूसरा चीज को छोड़िए, मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे पास ये बेंच है बैठाने के लिए बच्चों को, यहां पर बोर्ड है, मार्कर है, तो मेरा एसेट क्या है, मेरा एसेट वो है जो मेरे पास उपलब्ध संसाधन के रूप में उपयोगी है। एसेट भी 2 प्रकार के होते हैं,
एक होता है अस्थाई और एक होता है अस्थाई। अस्थाई में क्या होता है? अस्थाई में होता है वह चीजें जो हमारे पास लंबे समय के लिए होती हैं। जैसे ये बेंच, मैं पढ़ा रहा हूं तो बच्चे जिस बेंच पर बैठेंगे वो बेंच आज है, अगले साल भी रहेगा, उसके अगले साल भी रहेगा, उसके अगले साल भी रहेगा। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए हम उसी बेंच का उपयोग कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? ये बोर्ड आज है, अगले साल भी रहेगा, उसके अगले साल भी रहेगा। बट मैं क्या करूंगा, मैंने सोचा कि ये मार्कर है। अब ये मार्कर है, 2 दिन चलाया मार्कर, 5 दिन चलाया, 1 सप्ताह चलाया, इसके बाद ये मार्कर क्या हो गया? खत्म। मार्कर का काम खत्म, खराब हो गया, तो दूसरा मार्कर खरीद कर लाया। तो ये मेरा अस्थायी है, ज्यादा समय के लिए मेरे पास नहीं रहा। लेकिन अस्थाई संसाधन जो होते हैं, स्थायी जो एसेट होते हैं, जो आपका पूंजी है, वो क्या होता है? मतलब लंबे समय के लिए, हमेशा के लिए तो नहीं बोलेंगे, लंबे समय के लिए रहता है आपके साथ। समझ आया? चलिए अब आगे कहा कि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पर्यावरण के वे सारे पदार्थ जो मानव जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति और सुख सुविधा प्रदान करने के लिए उपयोगी हो, संसाधन कहलाते हैं। हमने जो बात यहां पर लिखा, जो उपयोगी होंगे, मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले, उसी को हम क्या बोलेंगे? संसाधन बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है? अभी हम लोग केवल एक पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, बहुत डिटेल से बता रहे हैं आप लोगों को। और आपके पास बुक तो होना चाहिए भैया, क्योंकि बुक रहेगा तभी आप पढ़ पाइएगा, तभी आप समझ पाइएगा। ठीक है? आगे कहा कि ये अवयव प्रकृति में विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं। अब देखिए, अगर हम ये बात बोले बेंच की, तो बेंच प्रकृति में बेंच बनकर नहीं मिला था हमको। पेड़ है, लकड़ी है, अब उस लकड़ी को काट कर उसको एक अच्छी आकृति में दे करके उसका उपयोग करके बेंच बनाया गया। यानी कि बेंच का वास्तविक रूप क्या था? लकड़ी था, पेड़ था। अब वो पेड़ से हमने लकड़ी बनाया, तो यानी कि हम जिस संसाधन का उपयोग करते हैं वो संसाधन प्रकृति में उसी मूल अवस्था में हो, ये जरूरी नहीं है। बात समझ में आ रही है? यहां से एक चीज ध्यान में रखिएगा कि हम लोगों ने इतना तक का पॉइंट कवर कर लिया। सोचिए, अभी हम लोग केवल एक पैराग्राफ पढ़े, सो आपको हमको लगता है कि 20-22 मिनट का समय हो गया होगा, क्योंकि मैं तो आउटसाइड हूं तो मुझे नहीं पता चल रहा है। अब सवाल उठता है कि भैया हम मानव हैं, हम भी बहुत सारे कार्य करते हैं। जैसे कि सुबह उठे तो भैया नहाना है तो पानी को अपने ऊपर लिए, ठीक है, मग उससे उठाओगे तब तो डालोगे। अच्छा, कोई भी चीज, खाना खा रहे हो तो हाथ से उठाकर खा रहे हो कि खाना अपने आप उड़कर आ रहा है आपके मुंह में? ऐसा तो नहीं ना है। तो अगर ऐसा कोई है तो फिर समझ लीजिए कि आप कौन है। लेकिन खैर हम मजाक कर रहे हैं। हमने क्या कहा कि मानव जो है वो भी अलग अलग कार्यों को करने के लिए अपने शरीर का उपयोग करता है। जब मानव अपने शरीर का उपयोग करता है तो मानव किसकी आवश्यकता को पूरा कर रहा है? अपनी आवश्यकता को पूरा कर रहा है। और जब अपनी आवश्यकता को पूरा कर रहा है तो क्या भैया मानव को भी एक संसाधन कह सकते हैं? जी बिल्कुल कह सकते हैं। यही सवाल उठता है सेकंड नंबर टॉपिक में, मानव एक संसाधन के रूप में। मानव खुद भी एक बड़ा, सबसे बड़ा संसाधन है। क्यों? क्योंकि ये अपने बहुत सारे कार्यों को स्वयं करता है। जैसे कपड़ा उठाना, जैसे बर्तन धोना, जैसे कपड़े को खींचना, ठीक है। जैसे और क्या होगा कार्यालय में, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा काम कोई और थोड़ी कर रहा है, मैं कर रहा हूं, है ना। कार्यालय में जाकर कोई कंप्यूटर में काम कर रहा है तो वो भी क्या कर रहा है? एक संसाधन के रूप में कार्य कर रहा है, क्योंकि इसका प्रतिफल मुझे मिलेगा,
किसी और को तो नहीं मिलेगा, मुझे मिलेगा। मैं काम करूंगा तो मुझे सैलरी मिलेगी, मैं पढ़ाऊंगा तो मुझे पैसा मिलेगा। बात समझ आ रहा है? तो इसलिए मैं भी क्या हो गया, एक संसाधन हो गया। पहले आपको यहां समझा रहे हैं, फिर आपके बुक से चल रहे हैं लाइन बाय लाइन। उसके बाद आपको अगर डाउट रह जाता है तब तो बड़ा समस्या है। अगर कोई भी समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट में पूछ लीजिए। बात समझ में? चलिए, तो यहां पर कहता है मानव एक संसाधन के साथ साथ एक उपभोक्ता भी है। व्हाट इज उपभोक्ता? उपभोक्ता को अंग्रेजी में बोलते हैं कंज्यूमर। क्या बोलते हैं? कंज्यूमर। कंज्यूमर का मतलब होता है कंज्यूम करने वाला, उपभोग करने वाला। जैसे कि खाना है रखा हुआ, खाना खाने वाला क्या हुआ? उपभोक्ता। मतलब जिन संसाधन, जो भी संसाधन प्रकृति में पाए जा रहे हैं उनका उपयोग जिसके द्वारा किया जा रहा है उसी को क्या बोलते हैं? उपभोक्ता बोलते हैं। तो मानव अपने लिए पूर्ति किया, संसाधनों को बनाया, तो मानव ही तो उसका उपयोग करेगा। और अगर मानव उसको अपने लिए उपयोग करेगा तो मानव भी क्या हो गया? उपभोक्ता हो गया। मानव भी क्या हो गया? उपभोक्ता हो गया। बात समझ में आया? तो चलिए आइए, बुक में क्या कहता है? कहता है कि मानव शरीर भी स्वयं सबसे बड़ा संसाधन है। मानव शरीर भी सबसे बड़ा संसाधन है। क्यों? क्योंकि यह अपने दैनिक कार्यों को, अपने निजी कार्यों को स्वयं खुद से करता है। कहता है कि जैसे बोझा ढोना, कार्यालय का काम आदि ये मानव अपने लिए करता है, अपने स्वयं से करता है। मानव स्वयं ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने शरीर और विभिन्न तकनीकों का उपयोग करता है। हमको पढ़ाना है, ऑनलाइन पढ़ाना है, तो मैंने क्या किया? अपने शरीर से ऊर्जा का उपयोग किया। मतलब मैं बोल रहा हूं, मतलब मैं अपने शरीर से एफर्ट लगा रहा हूं। अच्छा, संसाधन में, टेक्नोलॉजी में हमने मोबाइल का उपयोग किया, मोबाइल से रिकॉर्ड कर कर आपको पढ़ा रहे हैं। बात समझ आया? तो ये जो होता है, ये जो बात होती है कि जिसमें हम संसाधनों का भी उपयोग कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं और अपने शरीर का भी उपयोग कर रहे हैं, तो ये मानव कर सकता है। कहता है कि तथा प्रकृति की अन्य वस्तुओं का भी उपयोग करने के लिए अपनी कार्यात्मकता अर्थात कार्य करने की योग्यता का विकास करता है। अब सोच के देखिए, सबसे पहले घर बनाना था, तो घर बनाना था तो घर बनाने के लिए क्या थे? उस समय पर कुछ नहीं था, तो लकड़ी का उपयोग करके घर बनाए जाते थे। बाद में पता चला कि नहीं, हम मिट्टी का उपयोग करके भी घर बना सकते हैं। लोगों ने मिट्टी का घर बनाया शुरू किया। बाद में पता चला नहीं 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 नहीं, कुछ तो और किया जा सकता है, ईंटों का घर बनाया जाए। ईंटों का घर बना। आज आप देख रहे हैं कि बहुत कच्चे मकान से लेकर पक्के मकान तक सभी बन गए। अब धीरे धीरे और टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। अब तो भैया स्पेस टेक्नोलॉजी आ रही है कि नहीं भाई? तो स्पेस टेक्नोलॉजी में आपका घर स्पेस में कहीं ना बन जाए। कहता है कि मानवीय क्रियाकलाप सर्वाधिक महत्व के हैं। मानवीय क्रियाकलाप जो है सबसे अधिक महत्वाकांक्षी होते हैं, मतलब महत्व रखते हैं। मानव न रहे तो सारे पदार्थ या धन या यूं ही पड़े रह जाएंगे। अब सोच के देखिए, हम लोग बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना लिए, ब्रिज बना लिए, जो भी चीज बना लिए, ठीक है, अगर मानव नहीं रहेगा तो उनका निरीक्षण करेगा कौन? उनका मेंटेन कौन करेगा? आप छोड़कर देखिए, एक कमरे को 3 दिन 4 दिन 5 दिन अगर नहीं है उस कमरे में, और 5 दिन बाद अगर आए तो कितना हूं आप ताला मार कर गए होंगे, उसके अंदर डस्ट बैठा हुआ, हर एक जगह पर डस्ट बैठा हुआ। क्या कारण है कि डस्ट आ गया? क्योंकि वो मानवीय निरीक्षण में नहीं रहा। मानव रहता तो वो क्या करता? धीरे धीरे उसको साफ करते रहता, प्रतिदिन साफ करते रहता, जिससे डस्ट नहीं बैठता, तो आपको साफ चीज मिलता। बट जैसे ही आप 5-6 दिन 7 दिन 1 साल 2 साल आप गायब हो गए,
तो उसके बाद आप देखिएगा तो पूरा गंदा, पूरा कहीं झोल लगा हुआ है, कहीं मकड़ी लगा हुआ है कि नहीं बात। तो ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि मानव ने उसका निरीक्षण नहीं किया। तो यानी कि अगर मानव न रहे तो हम ये कह सकते हैं कि भैया संसाधन जो है वो बेकार हो जाएंगे, जितने भी पदार्थ हैं वो बेकार हो जाएंगे। कहता है अपने अनुपम साहस का मतलब अपनी क्षमता, योग्यता, यानी कि अपनी हिम्मत, अपितु दुस्साहस, पराक्रम, शौर्य, संघर्षशीलता, ज्ञान, विलक्षण प्रतिभा, जिज्ञासा और सूक्ष्म अन्वेषण करने की तीव्र उत्कंठा इत्यादि गुणों के कारण मानव सभी प्रकार के संसाधनों में सर्वोच्च स्थान रखता है। अब देखिए, मानव एकमात्र ऐसा संसाधन है जिसमें अपने से सोचने की प्रवृत्ति है। क्या उसके लिए सही है, क्या उसके लिए गलत है, ये सारा निर्णय लेने की क्षमता है। क्या उसको जोखिम लेना चाहिए, क्या जोखिम नहीं लेना चाहिए। अगर किसी संसाधन का उपयोग है तो कितना उपयोग करना चाहिए, कितना उपयोग नहीं करना चाहिए, ये सभी मानव तय कर सकता है। मानव के पास क्षमता होती है। इसलिए मानव क्या है, जितने भी प्रकृति में संसाधन पाए जाते हैं उसमें सबसे ज्यादा महत्व अगर कोई संसाधन है तो वो क्या है, मानव। कहता है यह स्वयं संसाधन होते हुए भी संसाधनों का उपभोक्ता भी है। यानी कि मानव केवल संसाधन नहीं है बल्कि ये उसको कंज्यूम करने वाला उपभोक्ता भी है, उसका उपयोग करने वाला भी। अब आते हैं निर्माता के रूप में। अभी देखिए केवल 2 पॉइंट पढ़े हैं और 2 पॉइंट पढ़ते पढ़ते तक आपको बहुत ज्यादा चीज की गहराई समझ में आ गई। अब हम लोग थर्ड टॉपिक पर चल रहे हैं। डेली आप लोग अगर थोड़ा थोड़ा भी पढ़ते हैं तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, चैप्टर तो बहुत ज्यादा लंबा नहीं है लेकिन हम इसको डिटेल से जब पढ़ेंगे तो समय तो लगेगा, और समय लगेगा तो हम मेहनत कर रहे हैं तो हम आपसे भी मेहनत खोजेंगे। ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए, चाहे जैसे हो वैसे तैयारी कीजिए। मानव कहता है कि संसाधन निर्माता के रूप में भी मानव उपयोगी है। क्या संसाधनों को मानव बनाता भी है? बिल्कुल बनाता। जैसा कि हमने अभी एग्जांपल में बताया था कि ये जो बेंच है बैठने का, ये संसाधन तब तक नहीं था जब तक केवल पेड़ पर था। जैसे ही मैंने पेड़ को काटकर उसका उपयोग करके, लकड़ी का उपयोग करके जैसे ही मैंने क्या बनाया, एक बेंच बनाया, डेस्क बनाया, वो क्या बन गया, संसाधन बन गया। हम नहीं बोलते हैं कि पेड़ काटा जाए, लेकिन सूखी हुई लकड़ियों का उपयोग करके क्या बेंच बनाया जाएगा, तो ये गलत है? नहीं गलत है। पहले के जमाने में भी पेड़ काटे जाते थे लेकिन उन पेड़ों को काटा जाता था जो सूख गया। ठीक है, आज जो पेड़ काटे जाते हैं वो हरियाली पे। तो हम पेड़ काटने के विरोधी हैं, लेकिन कहां पर, जब आप हरे पेड़ों को काट रहे हैं। सूखा हुआ पेड़ कटने के बाद ही लाभ देगा। आप पेड़ को कितना भी सूखा हुआ है, वो केवल जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है। अब तो वो प्रकाश संश्लेषण भी नहीं कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर नहीं रहा है, तो वो क्या आपको ऑक्सीजन देगा? नहीं देगा। क्या आपको फल देगा? नहीं देगा। तो उसको काट देने में ही भलाई है। क्यों? क्योंकि उससे हम लकड़ी प्राप्त करेंगे। लकड़ी का उपयोग जरावन के लिए किया जा सकता है, लकड़ी का उपयोग हम फर्नीचर बनाने के लिए कर सकते हैं। लेकिन जो आज के औद्योगिक क्षेत्रों में है, क्या किया जाता है, हरे पेड़ पौधे को काट दिया जाता है। ये गलत है। पेड़ काटना गलत नहीं था, लोग पहले भी जाते थे जंगल में लकड़ी काटने, आज भी जाते हैं जंगल में लकड़ी काटने। लेकिन क्या है कि जो सूखा हुआ पेड़ है और जो हरा पेड़ है, दोनों में अंतर होता है। हरा पेड़ की अपनी एक जीवन है और वो जीवन जब तक समाप्त नहीं होगा उसको काटना इलीगल है, गैर कानूनी है। सूखा पेड़ को काटा जा सकता है। आइए यहां पर कहता है कि जो वस्तु आप देखें कि पेड़ सूखा हुआ है तो उसका लकड़ी वहां पर संसाधन नहीं है, लेकिन जैसे ही हमने उसको पेड़ को काट करके उससे फर्नीचर बना लिया, वो क्या बन गया, संसाधन बन गया।
क्योंकि अब हम उसका उपयोग बैठने के लिए कर रहे हैं। अब समझ आ रही है? तो कहता है कि जो वस्तुएं जीवन के लिए उपयोगी साबित नहीं होती वो क्या होते हैं? संसाधन नहीं कहलाते हैं, बल्कि जिनका उपयोग हम मानव अपनी सूझबूझ से उसे अपने लिए उपयोगी बना देता है, तब वह क्या बन जाता है? संसाधन बन जाता है। लकड़ी रखा हुआ था, कोई उपयोगी नहीं, जैसे ही चूल्हे में हमने आग में उसको लगाया वो संसाधन बन गया। बात समझ आया? तो यहां से कहता है कि एक भूगोलवेत्ता जिम्मरमैन साहब कहते हैं, जिम्मरमैन, यहां से नाम एकदम इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, कि किसके अनुसार या किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। तो ये याद रखेंगे, किसने कहा था? जिम्मरमैन ने कहा था। क्या कहा था? कि संसाधन होते नहीं है, संसाधन बनाए जाते हैं। कोयला तो पाया जा रहा है, लेकिन अगर कोयले का उपयोग करके ऊर्जा का प्रोडक्शन नहीं किया जा रहा है, एनर्जी प्रोडक्शन नहीं किया जा रहा है, तो वो कोयला संसाधन नहीं है। जब हम कोयले का उपयोग करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तब वह क्या बन जाता है बच्चों? संसाधन बन जाता है। कहता है संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व उसकी उपयोगिता, उसके उपयोगी कार्य संक्रिया पर निर्भर करता है। संक्रिया मतलब ऑपरेशन, कार्य ही है। मतलब क्या? कि संसाधन का उपयोग किस रूप में किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, या उपयोग किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, इसके ऊपर निर्भर करता है। जब संसाधन का उपयोग किया जाता है, जब वस्तुओं का उपयोग किया जाता है तब वे संसाधन बन जाते हैं। जब वस्तुओं का उपयोग नहीं किया जाता है मानव आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, तब तक वह संसाधन नहीं कहलाते हैं। कोई पदार्थ जब तक जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं होता तब तक वह संसाधन नहीं कहलाता है। जैसा कि हमने आपको बताया, छोटा नागपुर पठार। अब देखिए, पठार है ना लिखे हैं जी, कहीं पता चला कि पठान उठान लिखा गया तो हाँ ठीक है, छोटा नागपुर होता है कभी कभी। तो क्या कहा? जिम्मरमैन साहब तो बोले कि संसाधन होते नहीं, बनाए जाते हैं, पर कैसे? तो एक उदाहरण के साथ समझिए। छोटा नागपुर में खनिज भंडार बहुत थे। छोटा नागपुर में खनिज भंडार प्रचुर मात्रा में थे, लेकिन लोगों को उसकी जानकारी नहीं थी। संसाधन तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसकी उपयोगिता नहीं है, उसका उपयोग करना कैसे है ये नहीं मालूम। तो जब उसका उपयोग नहीं मालूम या उसको कैसे निकाला जाए ये नहीं मालूम, तब क्या वो संसाधन है? नहीं है। आप सोच के देखिए, आपने केजीएफ मूवी देखी। केजीएफ मूवी में आपने देखा कि एक केजीएफ कोलार गोल्ड फील्ड, तो जो ये गोल्ड फील्ड है, क्या वहां पर आज भी सोना नहीं होगा? क्या होगा? गोल्ड पाया जा रहा होगा, लेकिन वो सोने को निकालने का खर्च जो है वो ज्यादा है उस सोने से जितना वो निकालेगा। मतलब अगर हम 10 रुपया लगाकर 5 रुपया कमा रहे हैं तो ऐसा काम करेंगे ही क्यों? बात समझे? 10 रुपया लगाकर 5 रुपया कमा रहे हैं तो फायदा कुछ नहीं। तो यहां पर कहा कि खनिज भंडार तो बहुत थे, पर उनका उपयोग करने वाला कोई नहीं था, उपयोग का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी विकसित हुई, जैसे जैसे लोगों की सोच बढ़ी, लोगों ने समझा कि हाँ इन संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है, तब वो क्या बन गया? तब वो बन गया क्या? संसाधन। क्या बन गया? संसाधन। इसी प्रकार से पश्चिमी घाट के पश्चिम भाग में, मतलब भारत के पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट मतलब बंगाल की खाड़ी की तरफ, तो उसके पश्चिमी भाग में बहुत ज्यादा लहरें, पानी की लहरें, जल की लहरें, नदियां प्रवाहित होती हैं। और जब ये नदियां प्रवाहित होती हैं तो बहुत बड़ा बाढ़ लेकर आती हैं। तो जैसे ही
जब तक ये बाढ़ को नियंत्रित करने की कोई तकनीक विकसित नहीं थी तब तक ये केवल एक बाढ़ था। पर जैसे ही क्या किया गया, इसके ऊपर एक ब्रिज बनाकर, ठीक है, पुल बनाकर और इसके पानी को रोक करके विद्युत का निर्माण किया जाने लगा, जल विद्युत का बनाया जाने लगा, मछली पालन किया जाने लगा, जल यातायात करने लगे, तब हम उसी जल को, वही जो भारी भरकम जल था, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संसाधन बोलते हैं। दोनों बात समझ में आया। संसाधनों के महत्व के ऊपर चर्चा करें तो कहता है कि सारे विश्व में अनेक पदार्थ बिखरे पड़े। सारे विश्व में बहुत सारे पदार्थ हैं जिसे मानव अपनी बुद्धि लगाकर पता लगाता है, खोज करता है, कहता है, फिर वह अपनी बुद्धि, प्रतिभा, क्षमता, तकनीकी ज्ञान और कुशलता के आधार पर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और आर्थिक विकास के लिए उन्हें अपने उपयोग में लाने की योजना बनाता है। मतलब हम पहले कोई चीज की खोज की कि हाँ हमको ये चीज मिला है, अब इसको हम क्या करेंगे, उपयोग में लाएंगे। पर कैसे उपयोग में लाना है इसका तो निर्णय करना होगा ना। देखिए, सोना सबके पास है, गोल्ड सबके पास है, लेकिन सब कोई उससे हीरा, मतलब बढ़िया बाली या कंगन या चूड़ी या कोई भी अलग अलंकार नहीं बना सकता। वो केवल एक खास सुनार ही बना सकते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उस सोने का कैसे उपयोग करना है। जब हम किसी संसाधन, किसी वस्तु को देखते हैं, पाते हैं और उसको अपने अनुसार उपयोग करने के लिए, उपयोग में लाने के लिए अपनी बुद्धि का, अपनी क्षमता का, अपनी कुशलता का उपयोग करते हैं, तब वो क्या होता है, उसके लिए हम योजना बनाए जाते हैं, उसको हम योजना बनाते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। नहीं तो अगर हम डायरेक्ट ऐसे ही काम करने लगे तो वो तो सामान बर्बाद करेगा। कहता है कि मनुष्य के आर्थिक विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धि अत्यावश्यक है। मतलब संसाधन जितना ज्यादा हमारे पास होंगे हम उतना ही ज्यादा विकसित हो सकते हैं। आज सोच के देखिए ना, आज हमारे पास ये बोर्ड है, हमारे मन में भी चलेगा कि भैया क्या होता हमारे पास भी एक बड़ा सा पैनल होता, क्या होता जब हमारे पास भी बहुत अच्छे व्यवस्था होती, जब हमारे पास भी एसी वाला रूम होता। ऐसा सोचते। तो जब ये सोचते तो सोचिए कि क्या हमने अपनी कुशलताओं से, माध्यम से उस चीज को सुधारने का प्रयास हम खुद करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। कहता है संसाधनों का महत्व इसी तथ्य से स्पष्ट होता है कि इनकी खोज और प्राप्ति के लिए मनुष्य कठिन से कठिन परिश्रम करता। अगर आज आपको मालूम चल गया, अगर आज आपको मालूम चल गया कि भैया रामलाल कोई है व्यक्ति, उसके खेत में 4 किलो सोना निकल रहा है या उसके खेत से सोना निकल रहा है, तो आप क्या करिएगा? सबसे पहले फावड़ा कुदाल लेकर चल जाएंगे कि भैया रामलाल के पूरा खेत छोड़। जब हम वहां पहुंचे, जब हम जुताई करेंगे, जब हम वहां से निकालेंगे सोना, पता चला कि सोना है ही नहीं है तो हो जाएगा ना समस्या। तो कहता है कि संसाधनों को उपयोग करने के लिए योजना बनाते हैं, और इस संसाधनों के महत्व को बस इतना सा पॉइंट से समझा जा सकता है कि विश्व के जितने भी युद्ध हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं संसाधनों पर अपनी विजय प्राप्त करने के लिए किया। जैसे कि अमेरिका अपना चाहेगा कि हमारा हथियार जो है या हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो विकसित करे, उसके लिए काम करे। रूस अपना चाहेगा, भारत अपना चाहेगा, चीन अपना चाहेगा, जापान अपना चाहेगा। सब लोग अपनी अपनी क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, सब लोग अपनी अपनी कैपेसिटी, अपने अपने दायित्वों को बढ़ाना चाहते हैं, अपने अपने रिसोर्सेज को बढ़ाना चाहते हैं। अगर भारत भी क्या सोचेगा कि भैया नीचे हिंद महासागर का क्षेत्र अपना है, अगर पूरा हिंद महासागर को अगर हम अपने अंडर में कर ले तो फिर
हमें कोई भी आंख दिखाने वाला नहीं है। बात समझ आए? तो क्या करेंगे, धीरे धीरे उस पर ऑक्यूपाई कर देंगे। अगर हम देख रहे हैं कि हमारे पड़ोसी देश से हम पर हमला होने की आशंका है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम वहां पर अपने व्यवस्था के अनुसार लोगों को डिप्लॉय कर सकते हैं। बात समझ आए? अपनी सेना को बॉर्डर पर तैनात कर सकते हैं। इसका मतलब कि हम जितने भी संसाधन देखते हैं, उन संसाधनों के पीछे कोई ना कोई लोग लगे हुए हैं, या कोई देश लगा हो, कोई व्यक्ति लगा हो, कोई समुदाय लगा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। प्रत्येक चीज के पीछे कोई ना कोई पड़ा है। तो संसाधनों पर अधिकार उसी का होगा जो उसके योग्य होगा। ठीक है, हम लोग कल इसी चीज के लिए आगे पढ़ेंगे कि भैया संसाधनों की परिभाषा क्या है और उसके आधार पर कितने आधारों पर उनका वर्गीकरण किया गया है। बात समझ आया? अगर अभी तक आपको लगता है कि ये सेशन आपको समझ में आया, आपको समझ में आया कि किस प्रकार से ये चैप्टर आगे बढ़ रहा है, तो सबसे पहला काम करिएगा, एक बार जरूर बता दीजिएगा कि ये पूरा सेशन आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लोगों से भी, बच्चों से भी शेयर करिएगा, ताकि उनको भी ये पता चले कि हाँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी बेहतर से बेहतर तरीके से पढ़ाया जा रहा है, आप पढ़ सकते हैं। आपके अपने बुक से पढ़ाया जा रहा है, कोई ऐसा कंटेंट छूटने वाला नहीं है। एग्जाम की तैयारी करिएगा। ऑल द बेस्ट। हमारी तरफ से आप सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।